हेलो बच्चों, चलिए फ्रिक्शन के आज के क्लास में जो हमारा जो पेंडिंग टास्क है फ्रिक्शन लेक्चर 3, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट। जो दो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में दूसरा ऑब्जेक्ट अगर डाल दिया जाए तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, हम लोग ना ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो कंसेप्ट समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। सपोज कर कीजिए कि ये हो गया कैपिटल एम और ये हो गया आपका स्मॉल एम। डन ना? और यहां लग गया आपका फोर्स एफ। क्लियर क्या? ये सरफेस जो है इसका डाल देते हैं μ1 और ये सरफेस का डाल देते हैं μ2। अपन पहले ही ले लेते हैं सब में फ्रिक्शन। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि ये जो अपर ब्लॉक है ना बच्चे, अपर ब्लॉक, उसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? क्या इसमें फ्रिक्शन हेल्प कर रही है आगे चलने में या फ्रिक्शन जो है अपोज कर रही है आगे चलने में? पहले तो ये समझने वाला है। तो देखो फोर्स कहां लगा? नीचे। फ्रिक्शन का क्या स्लोगन है? पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो ये फ्रिक्शन क्या कहेगी कि भाई तू मत जा, लेकिन ये तो उसके बस की बात है नहीं। तो फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती है, अपने डायरेक्शन को सेल्फ एडजस्ट करती है और ये वाले ब्लॉक में लग जाता है फ्रिक्शन। ये मान लो F2 विच इज इक्वल टू म्यू इंटू N2। आगे बात समझ में गया? ठीक है। अच्छा, अगर ये जो कैपिटल वाले ब्लॉक की बात करें, ये M है, तो इसमें लग रहा है जी F। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो यहां लगेगा F1। ठीक है, और इसमें इधर क्या लग जाएगा? F2। और ये क्या हो जाएगा आपका N1 और ये क्या हो जाएगा mg और ये क्या हो जाएगा आपका N2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये N2 और ये क्या हो जाएगा mg। आगे बात समझ में क्या? ठीक है, क्लियर है ना कहानी? ठीक। अब मान लो इसी में कि अगर नेक्स्ट में कुछ इस टाइप का दे दे कि ब्लॉक ना ऐसे दिया हुआ है, देखो एम मास का एक ब्लॉक है, स्मॉल एम है, फोर्स जो लग रहा है ना बेटा, फोर्स यहां लग रहा है बच्चे। ठीक है, ये मान ले कि μ1 है और ये मान लो कि μ2 है। ठीक है, या फिर इसको ना अपन करते हैं फ्रिक्शन लेस कर देते हैं, स्मूथ सरफेस कर देते हैं। आपके ऊपर है ना, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा सॉल्व कर लेंगे। अभी तो बेसिकली हम लोग क्या है डिस्कस कर रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या डिस्कस कर रहे हैं? FBD। डन ना? चलिए, तो सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का FBD आप बनाओगे तो ये लगा जी M। ठीक है, इसके लिए फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये F1। सिमिलरली अगर आप बड़ा वाला ऑब्जेक्ट बनाओगे कैपिटल M, तो ये क्या लगेगा इसका? F1। डन ना? क्योंकि अगर ये इकट्ठे मूव कर रहा है तो F1 इज द रिस्पॉन्सिबल ना कि वो नीचे वाले ब्लॉक को आगे की तरफ लेकर के चले। चलिए, और इस पे क्या लग रहा बच्चे? N1 और इस पे mg। जमीन इस पे लगाएगा N2 और ये इस पे mg और N1 है तो N1 यहां भी लगेगा। क्लियर है क्या? अच्छा सोचो, अगर यहां पे फ्रिक्शन दे दिया होता तो नीचे में फ्रिक्शन लग जाता। आगे क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो अब देखो टू ऑब्जेक्ट सिस्टम में क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना? चलिए, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 10 केजी ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक और 10 केजी का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फोर्स इज 50 न्यूटन एक्टिंग ऑन द अपर ऑब्जेक्ट, म्यू इज इक्वल टू 0.5। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम and also calculate the maximum force applied on A for which both the block move together। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स। क्लियर ना? चलो, इकट्ठे मूव करवाना है। अगर इकट्ठे मूव कर रहा है बच्चे, एक क्वेश्चन में ट्राई करूंगा, स्टॉप राइटिंग, उसके बाद ना आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मूव टुगेदर कहने का मतलब एक्सेलरेशन जो होगा F बाय मास टोटल। F कितना लग रहा? 50 बाय मास टोटल कहने का मतलब 20 मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना? अब आप ना कॉमन एक्सेलरेशन मूव टुगेदर ये जरूर
निकालोगे आप, ठीक है। अब आप बनाओगे एफबीडी। तो एफबीडी अगर 10 केजी वाले का ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, तो ऑब्वियसली राइट साइड लगेगा। और यही फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे m इंटू ए के बराबर होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम ये जो फोर्स है वो कितना है, देखो ध्यान से, m का वैल्यू 10, a का वैल्यू कितना बच्चे 2.5, तो ये लगा 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो 25 न्यूटन अगर लगेगा, ठीक है, तो कब ये ठीक है भाई साहब, पकड़े रहना छोड़ना नहीं वाला स्लोगन फुलफिल हो रहा है। एफ मैक्सिमम कितना है, एफ मैक्सिमम कितना है, ठीक है। तो एफ मैक्सिमम कितना हो गया बच्चे, अगर आप ऊपर वाले का एफबीटी बनाओगे, ये 10 केजी है, ये लग रहा नॉर्मल, ये लग रहा 100, ये लग रहा फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 इंटू 10, मतलब इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है। एफ मैक्सिमम कितना लग रहा बच्चे, 50 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि एफ जो अवेलेबल है, एफ अवेलेबल जो है वो कितना है बच्चे, 50 न्यूटन। एफ रिक्वायर्ड जो है वो कितना है, रिक्वायर्ड कितना है 25 न्यूटन। मतलब अगर इफ एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन द एफ अवेलेबल ना, मींस बोथ द ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, both the object move together, दोनों कैसे मूव करेगा बच्चे, दोनों जो है वो इकट्ठे मूव करेगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में, डन ना। तो दोनों का एक्सीलरेशन, ये इसका भी दोनों का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डन। क्लियर है कहानी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स इकट्ठे मूव करवाना है ना, तो ये एफ मैक्सिमम इधर होगा, मान ले ये लग जाएगा एफ मैक्सिमम, तो इसका एफबीडी मतलब एफ मैक्सिमम माइनस 50 जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है 2.5, तो एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है 75 न्यूटन। ये लग कितना रहा था 50 न्यूटन, तो 50 छोड़ो 60 छोड़ो 75 न्यूटन भी लगेगा तो भी वो ब्लॉक इकट्ठे मूव करेगा। तेरे बात आई समझ में क्या। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि तुम मान लो कि इकट्ठे मूव कर रहा है और निकाल लो एक्सेलरेशन, जिसमें भी फोर्स नहीं लग रहा है तो वही फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो वो निकल जाएगा एफ मैक्सिमम। तो एफ रिक्वायर्ड, इफ एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन द एफ अवेलेबल देन बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर, फिर तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और नहीं है तो जरूरत पड़ेगा जी, तो अलग अलग निकालेंगे सबका। क्लियर का कहानी, आगे बात समझ में। चलिए समझ करके एक बार राइट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, लेट्स चेक इट। मान लो कि दोनों इकट्ठे मूव कर रहा है, तो ए क्या आ जाएगा, एफ बाई मास टोटल, मतलब 101 बाई मास टोटल मीन्स 20, तो कितना आ गया 5.05, ये आ गया जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप नीचे वाले ब्लॉक का एफबीटी बनाओगे तो नीचे वाले ब्लॉक का ये हो गया 10 केजी, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा बच्चे उस पर इधर ही लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना हो गया आपका 5.05 मींस 50.5 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा 50.5 न्यूटन। मतलब एफ रिक्वायर्ड जो है बच्चे वो कितना हो गया 50.5 न्यूटन। एफ अवेलेबल कितना है, एफ अवेलेबल के लिए आप नॉर्मल 10 केजी वाले का बनाओगे
लगेगा इधर F, ये लगा जी नॉर्मल, ये लगा 10 इंटू 10, तो कितना हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। F अवेलेबल हो गया आपका 50 न्यूटन, मींस F रिक्वायर्ड ग्रेटर देन द F अवेलेबल, मतलब क्या होगा, स्लाइड करेगा, रिलेटिव स्लाइडिंग, रिलेटिव स्लाइडिंग देयर विल बी, क्या होगा रिलेटिव स्लाइडिंग। अब रिलेटिव स्लाइडिंग होगा तो बताओ दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो अगर हम लोग ए वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना चाहे, ऊपर वाला जो दिया हुआ है 10 केजी वाले का, 10 ये क्या हो गया 101, ये कितना हो गया 50, यही ना। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 101 माइनस 50 बाई मास 10, कितना आ गया बताओ 51, 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मान लो कि ये ए है और ये क्या है आपका बी है, तो ये हो गया आपका ए। और अगर मैं बी की बात करूं, एक्सलेशन ऑफ बी, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा 50, ये लगेगा ना। देखो रिक्वायर्ड है ना 50.5, अरे इतना लग थोड़ा ही रहा है, लग तो 50 ही रहा है ना बच्चे। तो F बाई मास 10, तो कहने का मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में गया, सबका सही था। चलिए जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। लेट्स चेक इट। मान लो कि दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा F बाई मास टोटल 60 बाई 30 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 20 केजी वाला जो है, 20 केजी का जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा बेटे बताना, आगे की तरफ, विच इज इक्वल टू द m इंटू ए, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा मास 20 और ए कितना हो गया 20, 240 न्यूटन। तो ये हो गया F रिक्वायर्ड, मींस F रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 40 न्यूटन। F अवेलेबल कितना है, तो म्यू इंटू नॉर्मल मीन्स 0.5, नॉर्मल की जगह पे 10 इंटू 10 मीन्स 50। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड इज लेस देन द अवेलेबल। तो रिक्वायर्ड जैसे ही लेस देन द अवेलेबल है, F रिक्वायर्ड लेस देन द F अवेलेबल मीन्स मूव टुगेदर। मूव टुगेदर तो बताओ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है F मैक्सिमम ना बच्चे, क्या पूछ रहा है F मैक्सिमम। तो निकाला जा सकता है आराम से, 10 केजी ये लगा दो F, ये कितना लगा 50, यही ना। तो F माइनस 50 10 इंटू 2, तो F मैक्सिमम जो लगेगा 17। सबका सही है क्या, चलिए ठीक है जी, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए ये नीचे लग रहा है और ग्राउंड ना स्मूथ दिया हुआ है, चलिए सॉल्व कीजिए। आइए चेक करते हैं बेटे, यहां इसमें ना फोर्स कहां लग रहा है 20 केजी वाले के ऊपर। मैं तो सबसे पहले एफबीडी बना लूं, ये 10 केजी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा यहाँ पे, यहां लगेगा है ना। और ये कितना हो गया आपका 20 केजी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे, F यहाँ पे। चलो सबसे पहले ना आप 10 केजी वाले पे देखो, तो क्या यही फ्रिक्शनल फोर्स मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होगा, विच इज 10 इंटू ए। ये फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, सॉल्व करा जा सकता है, मास इन सॉरी म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो फॉर 10 kg ऑब्जेक्ट 10 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। तो 10a इज इक्वल टू म्यू 0.5 नॉर्मल 10 इंटू 10, ए जो आ गया 5 मीटर, ए तो यही हो सकता है ना, हाँ है ना।
क्लियर क्या? अब क्या कह रहा है, एफ मिनिमम सो दैट देयर इज रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ए एंड बी। अब सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्लाइडिंग होगा मतलब रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन द अवेलेबल, एफ रिक्वायर्ड ग्रेटर देन द एफ अवेलेबल, ये होना चाहिए। तो चलो एफ मिनिमम ये मान लेते हैं एफ है, तो एफ मिनिमम माइनस एफ जो होगा वो 20 इंटू एक्सलरेशन ए के बराबर होगा। तो एफ मिनिमम कितना हो गया, एफ मिनिमम इज इक्वल टू 20 इंटू 5 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना था 50, है ना, कितना आ गया 150 न्यूटन। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सॉरी मिनिमम कितना होना चाहिए 150 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। आगे के बात समझ में, अरे क्लियर है क्या कहानी? डन ना? कुछ नहीं आया तो पूछो कैसे आया सर, आगे बात समझ में। चलिए ठीक है जी, तो अब हम लोग ना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। आइए नेक्स्ट अपना टॉपिक है टू ब्लॉक ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। मान लो सेम कंसेप्ट सेम प्रॉब्लम को अगर ना इंक्लाइन प्लेन पे बिठा दे, जैसे ये मान लो ये M1 है, ये M2 दे दे। क्लियर है कहानी? ठीक है, ये मान लो कि μ1 है और ये मान लो कि μ2 है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, एक तो मान लो कि μ1 जो है ना, केस फर्स्ट, μ1 इज इक्वल टू μ2 मान ले, M1 इज इक्वल टू M2 भी मान लो, या M1 M2 ही रहने दो, कोई बात नहीं। अगर μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ है, तो पहला है क्या ये दोनों आपस में नॉर्मल लगाएगा, क्या ये दोनों आपस में नॉर्मल लगाएगा या नहीं लगाएगा? देखो बड़ा सिंपल सा टास्क है। एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, मतलब m2g sin थीटा तो है ही है, m1g sin थीटा तो है ही है ना, फ्रिक्शनल फोर्स दोनों में नॉट सिंपल सा लग रहा है, तो म्यू इंटू ये n1 और ये क्या हो जाएगा n2। इन दोनों के बीच में ये रिलेटिव स्लाइडिंग तो है नहीं, अगर दोनों के बराबर है तो इक्वली मूव करेगा, तो दोनों एक दूसरे के बीच नॉर्मल जो होगा, ये मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं लगाएगा। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, इसका एक्सलेरेशन अगर मैं पूछूं तो एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, g साइन थीटा, f अनबैलेंस्ड ना, तो मास को अपन हटा दे एक बार, तो g साइन थीटा माइनस μ2 g cos थीटा प्लस g साइन थीटा माइनस μ1 g cos थीटा, यही होगा। और μ1 इज इक्वल टू μ2 है, देन वैल्यू पुट कर दो भाई। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, आप चाहो ना तो यहां फाइंड आउट भी कर सकते हो, ये कैसे होगा नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। क्लियर है क्या कहानी? हाँ है ना? ठीक है, तो देखो यहां पे μ1 इज इक्वल टू μ2 हो गया, तो ये दोनों जो आएगा दोनों का क्या लगा, सेम ही हो गया। m1 इज इक्वल टू m2 भी मान लो, m1 इज इक्वल टू भी m2 मान लो, तो एक्सलेशन जो होगा वो क्या हो गया, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एक बार मानने की, क्वेश्चंस तो करेंगे अपन, वैल्यू अलग दे सेम दे, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर ना? केस 1 की बात समझ में आ गया? अच्छा, अब यूं मान लो केस 2, μ1 μ2 इज लेस देन द μ1। अगर इसका μ2 छोटा है μ1 से, इसका मतलब इसको पीछे रोकने वाला जो फोर्स है वो एग्जिस्ट, सॉरी कम करेगा, कम होगा। ध्यान से देखो, इस ब्लॉक को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो बेटे। m2 वाले का अगर μ2 कम है तो अपोज जो कर रहा है फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, कम है। ठीक है, कम है तो ये फटाफट आएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन
अलग अलग होगा। फिर बात इसमें हो गया, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये मान लो A2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द A1। ठीक है, नॉर्मल जो होगा दोनों के बीच का, जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अलग अलग हो गया ना, तो दोनों के बीच का नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये ब्लॉक वाले नॉर्मल की बात नहीं कर रहा। डन ना। चलिए, अच्छा अगर एक्सेलरेशन निकालना हो देन अगेन निकाला जा सकता है। ए पे कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इसका मास जो होगा वही इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। डन ना। चलो केस थ्री में सपोज कर लो कि μ2 ग्रेटर देन द μ1 हो, ये जो है ना बड़ा हो, तो फिर क्या आएगा, दोनों इकट्ठे ही आएगा। फिर बात है समझ में क्या। ठीक है, अगर μ2 इज ग्रेटर देन द μ1 देन बोथ द ऑब्जेक्ट विल मूव टुगेदर, बोथ द ऑब्जेक्ट मूव टुगेदर। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, इकट्ठे एक साथ मूव करेगा। फिर बात आई समझ में क्या। ठीक है, अब आप एक बार समझ के नोट कीजिएगा। A1 और A2 जो लिखना है लिखा जा सकता है आराम से ना, A1 और A2 के लिए फॉर दिस केस नंबर 2 अरे लिखा जा सकता है। क्लियर क्या कहानी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4 kg M1 और M2 अलग अलग है, μ1 और μ2 भी अलग अलग है। अब तुम्हें ना सोच समझ करके फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। पहले तो एक बात बता, सुन, किसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, 4 का या 2 का? 4 का। अरे 4 का या 2 का? 4 का। मतलब क्या ये दोनों इकट्ठे मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा? बता दो एक्सप्रेशन कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पॉज कीजिए और बताइए। अब नॉर्मल चेक कीजिए, इसका जो फ्रिक्शन अगर F1 लगा और इसका क्या लगा, F2, F1 is less than the F2 means both the block move together, both the block move together। ठीक है, इसका जो इधर लगेगा, जो फोर्स डाउन में लग रहा है, फोर्स डाउन में क्या लगेगा, 4g साइन 30 डिग्री प्लस 2g साइन 30 डिग्री, यही लगेगा डाउन में। अरे mg साइन थीटा, चलो भाई मैं बना देता हूं, FBD बना देता हूं। 4g ये 30 डिग्री, 4g cos 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका 4g साइन 30 डिग्री। और यहां क्या लग गया बच्चे, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स म्यू 0.3 इंटू नॉर्मल, और ये क्या हो गया, नॉर्मल N1। क्लियर है क्या। चलिए 2 kg की बात करते हैं बच्चे, 2 kg की, ये कितना लगा 2g, अगेन ये 30 डिग्री, तो 2g cos 30 डिग्री, और ये क्या लगा 2g साइन 30 डिग्री, ये क्या लगा नॉर्मल N2, और ये क्या लगेगा 0.2 इंटू N2। हाँ या ना। तो टोटल F डाउन कितना लगा बच्चे, 4g साइन 30 डिग्री प्लस 2g साइन 30 डिग्री। क्लियर ना। ये हुआ कितना, 40 साइन 30 1/2 20 प्लस 10 30 न्यूटन, 30 न्यूटन क्या लगा F डाउन। अब कितना लगेगा, अब कितना लगेगा बताइएगा। F अगर अप लगना हो तो 0.3 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो गया, चलो पहले लिख देते 0.3 N1 प्लस 0.2 N2, है ना। तो 0.3 नॉर्मल कितना हो गया 4 10 cos 30 √3/2 प्लस 0.2 इंटू नॉर्मल 2 इंटू 10 cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 आ जाएगा निकल करके क्या। अब √3/2 हो गया, मान लो ये 1.2 12 6 इंटू
1.7 प्लस ये कितना हो गया आपका 0.442, 2 इंटू 1.7, तो ये हो गया 8 इंटू 1.7, ये होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13.6 न्यूटन। एफ अब कितना लग गया बच्चे, जो ऊपर की तरफ लगा वो 13.6, नीचे की तरफ कितना लगा 30, तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा एफ डाउन माइनस एफ अप बाय मास टोटल। तो एफ डाउन 30 माइनस 13.6 अपॉन 6 जो आएगा वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, क्या ऐसा ही करा था, सेम करा था? चलिए जी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन का जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के प्रॉब्लम्स है वो हमने डिस्कस कर लिया, जो मेजर कंसेप्ट था। अब मिसलेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कुछ अलग वैरायटी का जो फ्रिक्शन के साथ मिक्स होएगा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस करते हैं। बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आप अपने मॉड्यूल को सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलिए, इसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ है आपका कि ये है कन्वेयर बेल्ट डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट। ये आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, जो कन्वेयर बेल्ट होता है उस पर आप अपना लगेज डालते हो, वो लगेज आगे आ जाता है ना। तो कन्वेयर बेल्ट आगे मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन जो है उसको आगे मूव करवा रही है, हाँ है ना। क्योंकि बैग का अगर आप इसका जो डायग्राम बनाओगे तो फ्रिक्शन ही फोर्स तो आगे लेकर के जाएगा। तो क्या यही फ्रिक्शनल फोर्स मास इनटू एक्सलेशन के बराबर होगा? होगा नहीं होगा? तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि अगर कन्वेयर बेल्ट चलना रुक जाए तो ये जो बैग है, जो बी ऑब्जेक्ट है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हाँ है ना। आगे बात समझ में क्या? चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखिएगा कन्वेयर बेल्ट जो है ना वो मूव कर रही है कितने 5 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये बैग कितने से मूव करेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इसको मूव कौन करवाएगा? फ्रिक्शन। तो जो इसका फ्रिक्शन होगा बच्चे वही मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहां से ए फाइंड आउट हो जाएगा। अपने को क्या निकालना? डिस्टेंस। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जो फाइनल होगा वो तो जीरो ही है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, खत्म। ए निकालना है बेसिकली। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया बताना, म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू का वैल्यू है 0.15, नॉर्मल का वैल्यू कितना है, मास कितना दे दिया, मास 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 10 kg, n इंटू जी इज इक्वल टू मास 10 इंटू ए। तो ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट विल कॉज रिटार्डेशन जब भी ये रुकेगा। तो जैसे ही रुकेगा, बेसिकली देखो जैसे ही रुकेगा बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट रुकेगा तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, पलटी मारेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से तो ये आगे जाएगा। ये जैसे ही आगे गया, अब ये रुक गया, तो बेल्ट फ्रिक्शन क्या बोलेगी, तू मत जा। तो कहां लगेगा? पीछे। क्लियर ना कहानी? तो इट कॉज रिटार्डेशन। क्लियर ना? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो होगा वो 2a के बराबर होगा, 0 माइनस यू तो 25, 2a की जगह पे कितना है माइनस 15 इंटू एस। तो एस हो गया माइनस 25 बाई, अच्छा 1.5 आएगी, सॉरी 1.5 आएगी बच्चे। तो 1.5 मतलब आ जाएगा 25 अपॉन 3 मीटर, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक बार ये लिखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, लिखिए। चलिए ओके, लेट्स चेक इट। कैसे करेंगे सॉल्व? तो बच्चे ये लग रहा है एफ, तो ये क्या लगेगा एफ कॉस अल्फा, तो ये क्या लगेगा एफ साइन अल्फा, ये क्या लगेगा नॉर्मल, ये क्या लगा बच्चे एम जी, ये थीटा, तो ये क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा। क्लियर है ना? अच्छा मूव अब कह रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे की तरफ। तो अब ध्यान से देखो, तो n प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा।
यही होगा। तो नॉर्मल जो हो गया बच्चे mg cos थीटा माइनस ऑफ f sin अल्फा, ये बात है ना, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री केस की अगर अपन बात करें, अगर मूव अप करवाना है देन f cos अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, मींस f cos अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, नॉर्मल की जगह पे क्या हो गया mg cos थीटा माइनस ऑफ f sin अल्फा। तो ये कॉमन ले लें तो f cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा, बाउंड्री केस की बात कर लें, इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, यही होगा। तो f क्या आ गया, म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, f मिनिमम ना, तो बच्चे f मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, और इसका मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, और इसका मैक्सिमम कितना होता है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दिस शुड बी द आंसर। क्लियर है क्या, एक बार चेक कर लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। म्यू इंटू नॉर्मल, एक बार ठीक है, चेक करना कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये देखो mg cos थीटा और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, तो दिस पार्ट इज मिसिंग एक्चुअली, तो f प्लस mg sin थीटा होना चाहिए, प्लस mg sin थीटा, ठीक है, प्लस mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा, तो यहां भी आ जाएगा प्लस mg sin थीटा। क्लियर है क्या, तो f जो मिनिमम होगा म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, ये दोनों आएगा। क्लियर है क्या, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अब आपको इसमें लगाना है कंस्ट्रेंट मोशन, फिर आप सॉल्व कीजिएगा, म्यू एस म्यू के जो भी लगाना है लगाइए। एक बार पॉज कीजिए स्क्रीन को एंड ट्राई टू सॉल्व इट, रुक जाओ, कर दिया, ओके स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले तो एफबीडी बनाओ, और ये बात तय है कि कंस्ट्रेंट मोशन का कंसेप्ट लगेगा तो दोनों के एक्सलेशन को ना आपको करना पड़ेगा कि दोनों के बीच का क्या रिलेशन आएगा एक्सलेशन का। मैं मान लेता हूं कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये हो गया एक्सलेशन ऑफ ए और ये हो गया एक्सलेशन ऑफ बी। तो कंस्ट्रेंट मोशन से क्या सिखाया था आपको, ये लगा टी, ये टी टी, ये भी टी, ये भी टी, तो ये क्या लगेगा 2t। मतलब अगर अपने को रिलेशन पता करना हो तो माइनस ऑफ टी एक्सलेशन ऑफ ए प्लस 2t एक्सलेशन ऑफ b इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्सलेशन ऑफ a जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन ऑफ b होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये तो आ गया होगा सबका, बड़ा सिंपल सा टास्क है। चलिए अब अपने को क्या बताना है, ए और बी का एक्सप्रेशन बताना है। चलिए ठीक है जी, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है जी, बिल्कुल म्यू एस और म्यू के। सबसे पहले तो चेक कर लो कि क्या म्यू एस लगेगा यहाँ पे, है ना। तो हमें चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो ये लगा जी नॉर्मल, ये क्या लगेगा 600 न्यूटन, ये क्या लगेगा 30 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो ये क्या लगा, ये देखो ये लगा आपका 600 cos 30 डिग्री, और ये लग जाएगा 600 sin 30 डिग्री, मतलब 300 न्यूटन, ठीक है। और cos 30 √3/2 जो भी है, मतलब स्टैटिक तो होगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है। क्लियर है ना कहानी। तो आप क्या लोगे, काइनेटिक, क्या लोगे काइनेटिक, डन ना। तो बच्चे इसमें फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, इधर की तरफ लगा फ्रिक्शनल फोर्स, डन ना। तो फ्रिक्शन जो होगा वो क्या हो गया म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर, म्यू जो होगा काइनेटिक इंटू नॉर्मल,
काइनेटिक का वैल्यू 0.2, नॉर्मल का वैल्यू बेटे कितना आ गया 600 cos 30 डिग्री, तो ये कितना cos 30 √3/2 ना, तो √3/2 तो ये हो गया 60 √3 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा 60 √3 न्यूटन। क्लियर की कहानी, डन ना। इसको अप्रोक्सीमेट अपन मान लेते हैं कि 60 इंटू 1.7, तो ये हो गया 102 न्यूटन। क्लियर क्या, 102 न्यूटन का फोर्स लगा। अब देखो दोनों का इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन में बस लॉज ऑफ मोशन ना ऐड हो गया और कोई खास बात नहीं है। अगर ए का हम लोग बनाए तो ए का देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा, ए का देखिए, ए ना इधर फोर्स लग रहा है बेटे, फोर्स का वैल्यू कितना है 300 न्यूटन, यही है। और ये क्या लग रहा है जी टेंशन, और ये कितना लग रहा 102 न्यूटन। और एक्सीलरेशन ये ए मान लेता हूं तो फिर इसका 2a मान लेंगे। क्लियर ना, चलो जी। तो 300 माइनस t माइनस 102 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60 इंटू एक्सीलरेशन a, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब चलिए ये इसकी बात करें तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है बच्चे, ये हो गया 4a। अगर 4b की बात करें तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सलेशन ऑफ b, तो 20 इंटू 2a, तो 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। क्या ये दो इक्वेशन आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज वेल एज एक्सीलरेशन। जो a आया, नहीं एक मिनट, एक्सीलरेशन ऑफ b तो a/2 होगा ना बेटे, एक्सीलरेशन ऑफ b की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो a/2। अगर मैंने देखो यहां से क्या रिलेशन आया था, a जो है b के एक्सीलरेशन का 2 गुना है, तो हमने a वाले को ही a मान लिया ना यहाँ पे, तो ये कितना होना चाहिए a/2 ना, हाँ 200 न्यूटन आएगा। क्लियर है क्या कहानी। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर क्या, सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे सबसे पहला टास्क आपको एबीडी बनाना है, और क्या रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ए सो दैट द ब्लॉक बी रिमेन्स इन रेस्ट। जो बी वाला ब्लॉक है वो कहां होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। एक बार पॉज कीजिए। अच्छा यहां दिया हुआ है बेटे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए ओके, ये सेटअप आपको ना दिखा होगा स्यूडो फोर्स में। अब फ्रिक्शन आ गया, थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है। देखो ये ब्लॉक बेटे ये अगर ए से नीचे जाएगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ना ए से मूव करेगा, ये आप देख चुके हो पहले। ठीक है, तो ये एक्सलेटेड फ्रेम हो गया, तो यहां क्या लगेगा स्यूडो फोर्स विच इज मास इनटू ए। बताना ए क्या होगा, ए होगा आपका एफ अनबैलेंस्ड बाय टोटल मास। अनबैलेंस्ड कितना है, मास ऑफ द ए इनटू जी बाय टोटल मास, मास ऑफ द ए प्लस कैपिटल एम प्लस एम। क्या यही होगा, है ना। अब अगर इस ब्लॉक को नीचे नहीं आना है बच्चे, ध्यान से देखो, अगर इस ब्लॉक को नीचे नहीं आना है तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा क्या वो इसके mg के बराबर होगा, ये होगा ना, जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसके mg के बराबर होगा भाई। क्लियर क्या कहानी, अब समझना। फ्रिक्शन जो लगा वो क्या लगा, म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ठीक है, और नॉर्मल क्या किसके बराबर होगा, ma के, तो म्यू नॉर्मल की जगह पे m a इज इक्वल टू m इंटू जी, ये से ये कैंसिल, म्यू a की जगह पे क्या होगा, मास ऑफ a प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है,
ये मास m और हाँ ठीक है जी, सही है, इज इक्वल टू g। डन ना? क्लियर है कहानी? तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह पे कितना हो जाएगा, m इंटू ए की जगह पे मास ऑफ a इंटू जी, बाई ये हमने पुट कर दिया, g से g कैंसिल आउट हो गया। क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना, तो कोफिशिएंट ऑफ नहीं, अपने को क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है ना, तो म्यू एम ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एम, कॉमन ले लो, m प्लस एम बाई म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू मास ऑफ ए। क्या यही वैल्यू आएगा? आगे के बात समझ में? तो बहुत सिंपल है, ये सब क्वेश्चंस ना आप पहले देख चुके हो, समझ चुके हो। क्लियर की कहानी? चलिए नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है, कंस्ट्रेंट मोशन अप्लाई हो रहा है, आप ए और बी के ना एक्सलेशन को चेक कीजिए, है ना। तो चलो मैं ही सॉल्व करता हूं, देखो ये टी 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 2t 2t 4t, क्लियर? क्या रिलेशन क्या होगा बच्चे, t एक्सलेशन ऑफ ए बी, और तो फिर ये नीचे आएगा माइनस ऑफ 4t एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो एक्सलेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन ऑफ ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जो भी निकालना है निकाल दो यार, अगेन ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें, t माइनस म्यू, म्यू की जगह पे क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू मास ऑफ बी एक्सलेशन ऑफ बी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और अगर मैं दूसरे की बात करूं बच्चे, तो दूसरे की बात करूं देन 4t, अच्छा ये नीचे जा रहा ना, तो नीचे जा रहा है तो 50 माइनस 4t 5 एक्सलेशन ऑफ ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो निकाल दो, सॉल्व। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इजिली यू कैन फाइंड इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कह रहा है। ए स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन, सेट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री दे रहा है। मान लो m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ले जा रहा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द टाइम ऑफ असेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम जो है, मान लेते हैं यहां से यहां जाने का टाइम t1 है, तो टाइम ऑफ असेंट 2 टाइम्स लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, टाइम ऑफ डिसेंट का 2 टाइम्स कम है, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट 2 टाइम्स ज्यादा है। तो ये ऊपर जाने का, तो ये क्या हो गया t2, तो t2 इज इक्वल टू 2t1, है ना। आपको क्या पता करना है, t1 और t2। एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व इट, बढ़िया क्वेश्चन। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो मान लो v0, जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट कितना हो गया, t v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हाँ या ना। इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा बच्चे, एक्सलेशन तो नीचे की तरफ ना, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। अरे हो गया, नहीं होगा। जब इसका आप एफबीटी बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, एम जी प्लस म्यू एम जी, क्यों, ये लगा जी एम जी, ये अगेन। क्लियर ना कहानी? तो एक्सलेशन जो होगा बच्चे वो हो जाएगा जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। v जो होता है वो क्या होगा, u प्लस ए टी, तो 0, u के जगह पे v0, a की जगह पे माइनस जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा इंटू टाइम। टाइम ऑफ असेंट को हमने t1 लिया है, तो ये t1, यहां से t1 आ जाएगा v0 बाई जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। अब जब ऊपर आएगा तो u का वैल्यू 0 है, v तो चलो ठीक है, जो होगा वो तो ठीक ही है, होगा ही होगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, तो टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेंगे, तो अपन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
हाँ या ना? तो मतलब अपने को निकालना क्या पड़ेगा, s। बोलो भाई, ठीक है। तो s फाइंड आउट करने के लिए बच्चे s फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे में लगाओगे ना, क्योंकि ऊपर जाना और नीचे आना दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v का वैल्यू कितना है, 0, u का वैल्यू v0 2, a का वैल्यू बताना, g साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा इंटू एस। तो s का वैल्यू आ गया v0 स्क्वायर बाई 2 जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। क्लियर है क्या कहानी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस का वैल्यू अपने को पता चल गया। जब ये नीचे आएगा तो डिस्टेंस सेम रहेगा। फॉर डिसेंडिंग, अगर ये डिसेंडिंग की बात करेगा तो बेटे डिस्टेंस तो सेम रहना ना, तो s जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर के। तो ये तो 0 है, और s का वैल्यू अपने को पता है, क्या पता है, v0 का होल स्क्वायर बाई 2 जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, है ना, इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ। एक्सलेशन क्या होगा बच्चे, जी साइन अल्फा इधर और म्यू जी कॉस अल्फा उधर की तरफ होगा। देखो जब ये डिसेंड करेगा बच्चे तो ये तो लगेगा जी साइन अल्फा, और इधर का फ्रिक्शन तो अब उल्टा हो गया ना, तो ये क्या लगेगा, म्यू जी कॉस अल्फा। हाँ या ना, समझना है भाई साहब, तभी जाकर के होगा सॉल्व। तो हाफ ए जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा इंटू क्या आ जाएगा बताना, टी स्क्वायर। टी मैंने क्या माना है, T2। तो क्या यहां से T2 का वैल्यू आ जाएगा, क्या यहां से T1 का वैल्यू अपने को आ गया था, तो क्या T2 जो है वो 2T1 के बराबर है, तो वहां से अपने को म्यू का वैल्यू आएगा। सर वो ut 0 के लिए इनिशियल तो केवल नहीं, अब तो डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं ना, अब यहां बात किसकी कर रहे हैं, डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं ना। क्लियर है क्या कहानी, हो जाएगा क्या सॉल्व। चलिए जी, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अब आप लोग अपना अपने स्टार्ट कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करना, ठीक है जी। थैंक यू।